हेलो गाइस, ये है वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 जो है वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। और पार्ट 3 इस वीडियो का बहुत जल्द आएगा। ओके, बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसके अंदर बहुत ही इजीली मेथड से समझाऊंगा, क्योंकि ये नोट्स मैंने खुद बनाए हैं एनसीईआरटी और बाकी बुक्स को पढ़ करके। तो हम बात करते हैं यहाँ पर सेल की। एन इलेक्ट्रिकल सेल इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और टू मेक केमिकल रिएक्शन बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल सेल है वो एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। जनरेट का मतलब होता है पैदा करना, और साथ ही साथ केमिकल रिएक्शन भी करता है। किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। जो सेल है वो केमिकल रिएक्शन भी करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी करता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इमेज दी हुई है सेल की, जो आप सभी लोगों ने लगभग अपनी लाइफ में कई बार देखी होगी। लेकिन केवल यही सेल नहीं होता है। अब ये वाली इमेज देखिए। अब इस इमेज के अंदर आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे जो हैं ये भी सेल हैं। ये सेल कई लोगों को पता होंगे, बट जिन्हें नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। हम जो अपने हाथों में घड़ी पहनते हैं उन घड़ियों के ये सेल हैं। अब आप इस इमेज को देखिए। अब इस इमेज में आपको जैसा कि दिख रहा है कि ये सोलर सेल है, जो कि सन से इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करता है। तो अब आपने यहाँ पर देखा कि सेल जो होते हैं वो एक टाइप के नहीं होते। अपने मन से वो भ्रम निकाल दीजिए, कई तरह के सेल होते हैं। और अगर एग्ज़ाम में पूछेगा तो ये जो डेफिनेशन आपको दी हुई है आपको एग्जैक्टली यही अपने पेपर में लिखना है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं बैटरी की। अब बैटरी जो है, इससे पहले कि मैं आपको उसको पढ़ाऊँ, आप ये पिक्चर देखिए। दरअसल बैटरी जो होती है ऐसी हो सकती है, इन्वर्टर की बैटरी। बैटरी ये भी होती है, इसको बोलते हैं फ़ोन की बैटरी। और बैटरी ये भी होती है जब हम इमरजेंसी लाइट बनाते हैं ना। कुछ लोगों को नहीं पता होगा इमरजेंसी लाइट किसे कहते हैं। पहले ज़माने में बहुत चलती थी, अभी भी चलती हैं कुछ घरों में, लेकिन अब तो इन्वर्टर आ गए उनकी जगह पर। पहले इन्वर्टर्स नहीं थे तो इमरजेंसी लाइट्स थी। इमरजेंसी लाइट्स वो होती थी, वो भी एक तरह की इन्वर्टर थी, बस उनसे हम एक ही पंखा या एक ही बल्ब जला सकते थे केवल। तो उनमें ये बैटरी यूज़ हुआ करती थी। इस बैटरी का यूज़ अभी भी होता है फ़िलहाल। तो आपने देखा यहाँ पर बैटरी भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं, और कभी कभी तो हम सेल को ही बैटरी कह देते हैं, बट वो मोस्टली गलत है। बैटरी जो होती हैं वो अलग होती है। अब बैटरी होती क्या है तो अब पढ़ते हैं। बैटरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर सेल्स। अभी मैंने आपको सेल की पिक्चर्स दिखाई थी, मैं फिर दिखा देता हूँ। ये देखिए, जब इस तरीके के सेल्स जो होते हैं, एक से ज़्यादा सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 10 सेल, इन सबको मिला देते हैं हम, तो उससे जो बनता है वो बैटरी बन जाता है। तो बैटरी जो है वो कुछ और नहीं बल्कि एक से ज़्यादा सेलों का कलेक्शन होता है। हुज केमिकल रिएक्शन क्रिएट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ करंट। यानी बैटरी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बैटरी के अंदर, बिकॉज बैटरी इज़ अ मैटर एंड इट्स हैव एटम्स, और एक केमिकल रिएक्शन होता है बैटरी के अंदर जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बैटरी के अंदर वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं। और उस वजह से जो तार होता है बैटरी से कनेक्टेड, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम्स होने की वजह से वो भी फ्लो करना शुरू कर देते हैं। और इस तरीके से जो बैटरी है वो उस तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स, जो तार उस बैटरी चिपका हुआ है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाती है। और वो जो तार जिससे कनेक्ट होता है टीवी से, तो टीवी चल जाती है, पंखे से तो पंखा चल जाता है। ओके, अब हम थोड़ा इसको डीपली समझते हैं कि बैटरी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कैसे करवाती है, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो करेंगे तभी करंट बनेगा। ओके, बैटरी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी क्या करती है? केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर आप लोगों के घर में इन्वर्टर है, इन्वर्टर की बैटरी है, तो आपको ये पता होगा कि उसके अंदर हम पानी डालते रहते हैं समय समय पर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी एसिड होता है, और जब पानी को डालते हैं एसिड के अंदर तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे जो केमिकल एनर्जी होती है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी होगी वो केमिकल एनर्जी होगी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है।
तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बैटरी करती क्या है, तो आप बोलोगे बैटरी जो है वो केमिकल एनर्जी को जस्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देती है केमिकल रिएक्शन की हेल्प से। और कि अगर आपसे पूछता है कि बैटरी है क्या, दरअसल आप बोलोगे बैटरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर सेल्स। ओके, अब हम ये पढ़ेंगे कि आखिर वो केमिकल रिएक्शन होता कैसे है। तो ऑल बैटरीज आर मेड अप ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट्स, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोड। जितनी भी बैटरियाँ होती हैं लगभग सभी के अंदर बेसिकली 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब देखिए होता क्या है। व्हेन द एनोड एंड कैथोड ऑफ अ बैटरी इज कनेक्टेड टू अ सर्किट। यहाँ थोड़ा डाउट है आपको, मुझे नहीं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे सावधान कर रहा हूँ, थोड़ा पढ़िएगा ध्यान से। व्हेन द एनोड एंड कैथोड ऑफ अ बैटरी इज कनेक्टेड टू अ सर्किट, यानी जब हम एनोड को और कैथोड को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो क्या होता है, अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द एनोड एंड इलेक्ट्रोड। अब बच्चे यहीं पर कन्फ्यूजन है, सर आपने यहाँ तो एनोड और कैथोड में लिखा है कि उनको कनेक्ट कर रहे हैं और केमिकल रिएक्शन जो है वो एनोड और इलेक्ट्रोड में हो रहा है, ऐसा क्यों सर? भाई ऐसा ही होता है, जब आप एनोड और कैथोड को कनेक्ट करते हो बैटरी के अंदर, किसी भी बैटरी के अंदर, तो कनेक्ट तो आप एनोड और कैथोड को कर रहे हो, लेकिन केमिकल रिएक्शन होता है एनोड और इलेक्ट्रोड के बीच में। दिस रिएक्शन कॉज इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो थ्रू द सर्किट एंड बैक। ये बी ए के गलत है, यहाँ पे बी ए सी के आएगा, आप करेक्शन कर लेना, बैक। दिस रिएक्शंस कॉज इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो थ्रू द सर्किट एंड बैक इनटू द कैथोड विच रिएक्ट द इलेक्ट्रोड एंड टेक्स इलेक्ट्रॉन्स। अब होता क्या है कि जब एनोड और कैथोड को कनेक्ट करते हैं तो एनोड और इलेक्ट्रोड के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है, जिस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं। दिस कॉजेज द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। अब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू हो चुके हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होंगे वो पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में घूम करके वापस आएंगे। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है ये मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया, वहाँ जा कर के समझ सकते हैं। तो क्योंकि केमिकल रिएक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो फ्लो करने लगते हैं और वो पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में घूमते हैं और वो बैक आते हैं, यानी वापस आते हैं वो कैथोड की तरफ, जहाँ पर जो कैथोड होता है वो इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करता है और वो रिएक्शन करने की वजह से ही कैथोड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर वापस खींच लेता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स निकले थे बैटरी से बाहर वही बैटरी से वापस अंदर आ जाते हैं। फिर दोबारा से यही होता है, एनोड और कैथोड कनेक्ट होते हैं सर्किट में, केमिकल रिएक्शन होता है एनोड और इलेक्ट्रोड के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, पूरे सर्किट में वो राउंड मारते हैं, वापस वो कैथोड पर आते हैं। कैथोड उनका वेट कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स का कि कब आएंगे। जैसे ही कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, कैथोड रिएक्शन करता है इलेक्ट्रोड से और वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास में रख लेता है। दिस केमिकल रिएक्शन ऑकर इन बैटरी इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसके अंदर एनर्जी रिलीज़ होती है, और कोई भी रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। लेसन नंबर 1 में आपने पढ़ा होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की। द रीजन अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच द स्ट्रेस और इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप मान लीजिए ये 2 एटम हैं रेड कलर के, सॉरी ये 2 आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्चुअली ये 2 आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर 2 आपके ये इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे मान लीजिए ये 2 आपके इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, ठीक है। अब इनके बीच में जो गैप है उस गैप में क्या लग रहा है, उस गैप में लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, जिससे मैंने बताया था आपको वीडियो 1 में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसे हम कह सकते हैं। तो ये जो गैप है इन दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में उसमें लग रही है इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स। लेकिन ये जो गैप है, ये जो रीज़न है, रीज़न का मतलब गैप यानी जगह, ये जो जगह है इन दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में, इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कुछ और नहीं बल्कि चार्जेस के बीच में होने वाली जगह को कहते हैं, गैप को कहते हैं। ऑलराइट, अब हमें पढ़ना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ अ एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय चार्ज्ड पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स इन अ मटेरियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, ठीक है। और वेलोसिटी का मतलब होता है यहाँ पर स्पीड, आपको पता ही होगा, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम इसे ड्रिफ्ट स्पीड भी बोल सकते हैं। तो अ ड्रिफ्ट स्पीड इज़ अ एवरेज स्पीड अटेंड का मतलब होता है हासिल करना,
अटेंड बाय चार्ज्ड पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स इन अ मटेरियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर जो वर्ड है ड्यू टू, इसका मतलब होता है की वजह से या के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किसी मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि मटेरियल जो होता है वो एटम से बनेगा, एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से उसमें होते ही होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक एवरेज वेलोसिटी को, एक एवरेज स्पीड को हासिल कर लेते हैं अपने आप। उसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किसी भी मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन्हें हम चार्ज पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, वो एक एवरेज स्पीड अटेन कर लेते हैं कि सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, सभी चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो इतनी स्पीड से मूव कर रहे होंगे। इसे बोलेंगे एवरेज के। मतलब मान लो 20 की स्पीड से अगर मूव कर रहे हैं तो सारे 20 की स्पीड से मूव कर रहे होंगे एवरेज में, 30 की स्पीड से मूव कर रहे हैं तो सारे 30 की स्पीड से मूव कर रहे होंगे एवरेज में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किसी मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन्हें हम चार्ज पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, वो एक एवरेज स्पीड अटेन कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ओके, अब आपको इसमें ये सब नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी, इसलिए मैंने इसे क्रॉस कर दिया है। ठीक है, आपको इसमें नीचे जो लिखा है वो पढ़ना है कॉपर वायर। कॉपर वायर अगर आपसे पेपर में पूछा जाए 1 मार्क्स में, जो कि चांसेस हैं इस बार आने के, तो आप बोलेंगे अगर कि पूछा जाए कि कॉपर वायर जो होता है उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, तो आप बोलेंगे 1 मिलीमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये कॉपर वायर का आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ और है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। यानी अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती है तो करंट भी बढ़ता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटती है तो करंट भी घटता है। क्योंकि आपको पता है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स तेज़ी से मूव करेंगे तो ऑब्वियसली करंट भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स अगर धीरे मूव करेंगे तो करंट भी घटेगा। इसलिए ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब यहाँ पर ये जो डेफिनेशन हमारे सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। आप ये मान के चलिए कि आपका चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है अगर देखा जाए जेन्युइनली तो, डिफ़िकल्टनेस में। बाकी तो अभी तक जो पढ़ा आपने वो इजी था, यहाँ से डिफ़िकल्टनेस थोड़ी स्टार्ट हो जाती है, बट आई प्रॉमिस आपको ये भी इजी लगेगा। वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज़ नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। अब ये डेफिनेशन हमने पढ़ा, आपके समझ में आ गया हो शायद, लेकिन मेरे समझ में तो बिल्कुल नहीं आया। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब आप इस पिक में देखिए, ये लड़की जो है वो फिसल पट्टी पर बैठी हुई है। अब ये लड़की क्या करेगी, ये फिसल पट्टी से ऊपर से स्लिप करके नीचे आ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये लड़की जिस जगह बैठी है वो एक हाइट है, वो ऊंची हाइट है, और जिस जगह से आना है वो नीचे हाइट है। तो इसका मूवमेंट ऑलरेडी ऊपर से नीचे की तरफ ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पर ढलान होता है पानी भी ढलक करके वहीं पर जाता है। तो ये लड़की ऊपर बैठी हुई है, ओके, और ये उतर करके जो है वो नीचे आ जाएगी। तो जो हाइट है जिस पर लड़की बैठी है, इस सिचुएशन को हम बोलेंगे हाई पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल का मतलब हो गया ऊंची जगह, और जो नीचे हिस्सा है फिसल पट्टी का, इसे बोलेंगे हम लो पोटेंशियल, यानी नीची जगह। तो हाई पोटेंशियल यानी ऊंची जगह, एंड लो पोटेंशियल यानी नीची जगह। और ये जो ऊंचा और नीचा जो है, इनके बीच में जो गैप है, ऊंचे नीचे की वजह से जो गैप बन गया है बीच में, इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप दूसरी इमेज में देखिए, इस इमेज में अब आप इसमें देख रहे हैं कि पानी जो है वो ऊपर से ढलक करके नीचे आ रहा है, क्योंकि नीचे साइड में ढलान है और ऊपर साइड में ऊंचाई है। तो ये जो जगह है ये हो गई आपकी हाई पोटेंशियल, और ये जगह आपकी हो गई लो पोटेंशियल। तो पानी जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में आ रहा है। तो जो डिफरेंस हो गया इन जगहों के बीच में, जो पोटेंशियल्स के बीच में डिफरेंस हो गया, उसे बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप सो आपको इन दोनों से समझ में आ गया होगा। तो ये यहाँ पे लिखा है कि वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यहाँ पर जो वन पॉइंट टू अनदर, इसका मतलब है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल आने में जो भी वर्क होता है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और उसे हम वोल्टेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन याद करना है तो कर लेना, क्योंकि पेपर में आपको यही लिखना है। ओके, और समझने के लिए मैंने आपको ये 2 फोटो लेकर के समझा दिया है कि हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच में जो गैप होता है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक चीज़ और याद रखिए,
अगर ये गैप भर गया, अगर ये गैप भर गया तो फिर कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। मतलब कि ये, अब आप ये देखिए इस फ़ोटो के अंदर क्या हो गया है, इस फ़ोटो में जो कहीं पर भी हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल नहीं है, सब कुछ एक जैसा है, सब कुछ समतल है, फ्लैट है। ओके, तो जो पानी है वो कहीं पर रन नहीं कर पाएगा, वो वहीं पर डला रहेगा, भले ही सूख जाए लेकिन वो कहीं पर भी मूव नहीं करेगा, क्योंकि इसमें हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल है ही नहीं। अब जब हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल है ही नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा, तो फिर कोई चीज़ मूव भी नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन ऊपर की दोनों पिक्चर्स में लड़की भी मूव करेगी और पानी भी मूव करेगा ऊपर की दोनों पिक्चर्स में। ठीक है, लेकिन इस पिक्चर में कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। तो इसी तरीके से जो तार होते हैं, वायर, ये आप देख रहे हैं पिक्चर्स, इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मूव करते हैं। अब इनके अंदर भी हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल होता है। अब आप बोलोगे सर इस तार के अंदर हाई पोटेंशियल यानी ऊंची जगह और लो पोटेंशियल यानी नीची जगह कैसे होगा, इनमें पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा? अब वो थोड़ा साइंटिफिकली क्वेश्चंस है, बस आपको ये समझना है। एग्जांपल मैंने आपको देके समझाए थे दो, कि आपको ये समझना है कि इस वायर के अंदर भी ऐसा ही होता है, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, जिसकी वजह से इनमें पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो होते हैं, मान लीजिए हाई पोटेंशियल जो थे इनके पास में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे हाई पोटेंशियल पे तार के अंदर, और तार का जो नो पोटेंशियल वाला एरिया था यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लो करना शुरू किया तो अब देखिए, अब जो है लो पोटेंशियल वाले एरिया पे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उस तरफ मूव कर रहे हैं हाई पोटेंशियल से। तो जब इलेक्ट्रॉन्स हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे मूव करेंगे तो उस केस में क्या होगा, दोनों तरफ में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कुछ देर के बाद में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ढाई इधर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स कुछ देर के बाद में, क्योंकि वो फ्लो करके इधर चले जाएंगे, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर वो चले जाएंगे। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि सारे के सारे हाई वाले जो हैं वो कहाँ चले जाएंगे, लो पोटेंशियल पे चले जाएंगे। ठीक है, तो जो 5 इलेक्ट्रॉन्स थे हाई पोटेंशियल के वो कहाँ चले जाएंगे, सारे लो पोटेंशियल पे चले जाएंगे। ओके, तो अब इस केस के अंदर लो पोटेंशियल से वापस हाई पोटेंशियल पे उनको लाना पड़ेगा, क्योंकि इस एग्जांपल में देखिए आप इस पिक में लड़की वाली में, ये लड़की ऊपर से फिसल पट्टी पे बैठी हुई है हाई पोटेंशियल पे, ये नीचे आ जाएगी लो पोटेंशियल पे, और जो बीच में गैप है उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये ऊपर से नीचे आ गई। लेकिन अगर इस लड़की को वापस ऊपर जाना है फिसल पट्टी में, ताकि वो दोबारा से नीचे आ सके, वो दोबारा से मूव कर सके, मूव माने आपको पता ही है, वो लड़की दोबारा से अगर मूव करना चाहती है तो उसके लिए उसे दोबारा से ऊपर जाना पड़ेगा। अब लड़की जो है वो सेल्फ डिफेंस है, वो खुद चली जाएगी और खुद ऊपर जा करके फिर वो वापस नीचे आ जाएगी, फिर वो खुद ऊपर चली जाएगी फिर नीचे आ जाएगी। लेकिन बैटरी के अंदर जो हाई पोटेंशियल है और जो लो पोटेंशियल एरिया है, अगर एक बार हाई पोटेंशियल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लो पोटेंशियल की तरफ आ गए तो वो दोबारा से हाई पोटेंशियल की तरफ जब तक नहीं जाएंगे तब तक दोबारा से इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि उल्टा तो नहीं हो सकता ना कि लो पोटेंशियल से कोई भी चीज़ हाई पोटेंशियल की तरफ चला जाए। भाई चीज़ें ऑलरेडी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही आती हैं, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ नहीं जाती हैं। लेकिन जब तक हाई पोटेंशियल के पास चीज़ें नहीं होंगी तब तक वो लो पोटेंशियल पे कैसे आएंगी? तो जब हाई पोटेंशियल की सारी चीज़ें लो पोटेंशियल पे आ जाती हैं बैटरी के अंदर, जब बैटरी में सारे इलेक्ट्रॉन्स हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर आ जाते हैं तो उनको दोबारा से हमें हाई पोटेंशियल पर भेजना पड़ता है। उसके लिए हम बैटरी की हेल्प लेते हैं, क्योंकि बैटरी एक केमिकल रिएक्शन करती है जिस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हाई पोटेंशियल की वजह से लो पोटेंशियल पर आ गए थे वो वापस से हाई पोटेंशियल पर पहुंच जाते हैं और फिर वो लो पोटेंशियल पे वापस आ जाते हैं। फिर बैटरी केमिकल रिएक्शन करती है और उनको वापस से वो हाई पोटेंशियल पर भेज देती है लो पोटेंशियल से, फिर वो लो पोटेंशियल पर आते हैं, फिर वो हाई पोटेंशियल पर चले जाते हैं। तो इस तरीके से जो गैप होता है हाई पोटेंशियल का और लो पोटेंशियल का वो बना रहता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बना रहता है। तो अगर पेपर में आता है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है या कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे हम वोल्टेज भी कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, उसको बनाने में जो हेल्प करता है तो वो है बैटरी। ओके, तो यहाँ पे लिखा भी है द एसआई यूनिट ऑफ वोल्ट इज़ वी। तो वोल्टेज ही पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं, दोनों का मतलब सेम है। और बैटरी के बारे में जो आपको मैंने बताया था वो मैंने यहाँ बताया था आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। टू क्रिएट अ सस्टेन अ पोटेंशियल डिफरेंस वी नीड समथिंग टू मूव चार्ज द रोंग वे, दैट इज़ टुवार्ड्स द पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल। यानी कि अगर हमें
मूव करना है रॉन्ग वे में दोबारा से पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, क्योंकि हमें चाहिए ना पोटेंशियल डिफरेंस, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल कभी ख़त्म ना हो, हमें ये चाहिए बैटरी के अंदर। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वापस से जो चीज़ हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे आ गई है, हमें उसे वापस से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर भेजना पड़ेगा। और इसके लिए हम क्या करते हैं, अगले पॉइंट में लिखा है बैटरी इज़ अ परफेक्ट डिवाइस फॉर दैट। बैटरी इस काम के लिए परफेक्ट है। इनसाइड द बैटरी अ केमिकल प्रोसेस क्रिएट, मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन होता है बैटरी के अंदर, जिससे एक फोर्स बनती है, वो फोर्स इलेक्ट्रॉन को पुश करती है वापस कि वो हायर पोटेंशियल पे जाएं, और फिर वहाँ से वो हायर पोटेंशियल पे जाकर के लोअर पोटेंशियल पे आते हैं, और फिर ये बार बार होता रहता है। एक चीज़ और नोटिस करिए, हाई पोटेंशियल पॉइंट का मतलब होता है नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का, और लो पोटेंशियल का मतलब होगा पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ठीक है। अच्छा, तो अब व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स रीच द लोअर पोटेंशियल, एक बार जब इलेक्ट्रॉन्स लोअर पोटेंशियल पहुंच जाते हैं वापस, वो लोअर पोटेंशियल का मतलब होता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, आपको मैंने बता दिया था, वो वापस से फिर वो ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं, यानी ये चलता रहता है, आपको मैंने बता दिया है सब। तो अब आपका आता है यहाँ पे वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, ये उसका पिक है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। चलिए सर, अब ये क्या लिखा है, वोल्ट मीटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब देखिए पैरेलल और सीरीज़, इन दोनों के बारे में हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, आप मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पे। आप जब हम आगे अगली वीडियो डालेंगे तो उस वीडियो में हम पैरेलल और सीरीज़ के बारे में आराम से बात करेंगे। वोल्ट मीटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ वट एवर डिवाइस वोल्टेज इज़ टू बी मेजर्ड। जब भी हमें वोल्टेज मेज़र करना होता है, वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसके लिए हमें वोल्ट मीटर की ज़रूरत पड़ती है, और हम उसे पैरेलल कनेक्ट करते हैं। पैरेलल क्यों? अ पैरेलल कनेक्शन यूज बिकॉज ऑब्जेक्ट इन पैरेलल एक्सपीरियंस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। हम वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्ट इसलिए करते हैं सर्किट में, सर्किट माने इलेक्ट्रिक सर्किट माने क्या होता है, आप वीडियो के फर्स्ट पार्ट में जाके देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है। तो वोल्ट मीटर को हम पैरेलल कनेक्ट इसलिए करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, ताकि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स माने आपका पंखा, टीवी, कूलर, फ्रिज, जो भी है वटेवर, बल्ब, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी को सेम पोटेंशियल डिफरेंस महसूस हो, क्योंकि पैरेलल के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है। याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज एक ही मतलब है, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। वोल्ट मीटर्स हैव हाई रेसिस्टेंस। वोल्ट मीटर्स का जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है। वोल्ट मीटर्स आपको पता ही है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया ही था, ठीक है। इसलिए हम इन्हें सीरीज़ में कनेक्ट नहीं करते। सो इन सीरीज़ दे वुड ग्रेटली डिक्रीज द करंट। अगर हमने इन्हें सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया गलती से, तो ये करंट को बहुत कम कर देंगे, जिससे सर्किट में करंट बहुत कम जाएगा, ओके। और जो रीडिंग है वो भी सही नहीं आएगी। यहाँ पर जो फॉल्टी लिखा हुआ है, फॉल्टी का मतलब होता है यहाँ पर झूठी, जो रीडिंग आएगी वो भी झूठी आएगी, गलत आएगी। रीडिंग्स का मतलब क्या है, ये बताना कि कितना वोल्टेज है हमारे घर के अंदर, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे घर के अंदर, इसको बोलते हैं रीडिंग। तो जो रीडिंग है वो भी वोल्ट मीटर हमें झूठ बताएगा, गलत बताएगा, ठीक है। ऑलराइट, अब यहाँ बात करते हैं इलेक्ट्रिक सिंबल। Electric symbol is a pictogram used to represent various electrical and electronic device or functions. It is also called conventional symbol of electrical components. इलेक्ट्रिकल सिंबल को हम कन्वेंशनल सिंबल भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिकल सिंबल होता है क्या दरअसल, यू नो व्हाट, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बल्ब बनाइए, क्योंकि ये लाइट वाला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी, उसमें बल्ब की जरूरत पड़ेगी बनाने की। हमने बोला आपसे बल्ब बनाइए, तो आप बल्ब कैसे बनाएंगे, आप पेपर के अंदर आप बल्ब बनाने बैठ जाएंगे तो उसमें तो 1 घंटा लग जाएगा। कोई बच्चा जो है वो अपने घर की CFL बना देगा, कोई बच्चा अपने घर की LED की फ़ोटो बनाएगा, कोई बच्चा अपने घर का बल्ब बनाएगा, उसी में 1 घंटा लगेगा। कुछ बच्चे जो होंगे उनको बल्ब बनाने नहीं आएगा। फिर मैं आपसे बोलूँ चलो आप एक काम करो, अब आप ना तार बनाओ, फिर आप तार बनाओगे, उसमें आप 1 घंटा लगाओगे। फिर मैं आपसे कहूँगी ये करो वो करो, तो मतलब यार इतनी सारी इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं, पंखा, कूलर, फ्रिज, ये सब आप बनाने बैठोगे ना तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इनका एक छोटा सा साइन होता है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, सिंबल्स के डायग्राम NCERT बुक से देखें। अब आप देखिए ये मैंने पिक यहाँ पे लगा दी है, NCERT बुक की पिक है आपकी है। तो इसमें बहुत सारे सिंबल्स आप देख रहे हैं, बल्ब का, रेसिस्टेंस का, हाँ ओके, स्विच का, ये सारे सिंबल हैं कि अगर पेपर में बोलूँ मैं कि स्विच बनाओ तो आपको बस ये बना देना है। आपको सच वाला जो असली वाला जो स्विच होता है हमारे घर में वो नहीं बनाना, क्योंकि उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है हमारा, तो हम शॉर्ट में बना देंगे। तो इलेक्ट्रिकल सिंबल वो होते हैं जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो वेरियस वर्ड है इसका मतलब होता है अलग अलग, वेरियस का मतलब होता है
अलग अलग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब आपको पता ही होगा, जो लाइट के सामान होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का मतलब भी यही होता है, लाइट के सामान जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद में है नाइक्रोम। नाइक्रोम एक एलॉय है। एलॉय क्या होता है आपको लेसन नंबर 3 में पता चलेगा, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। एलॉय वो होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिलकर के बनते हैं। नाइक्रोम एलॉय है जो निकेल, क्रोमियम, मैग्नीशियम और आयरन के मेटल से मिलकर के बनता है। 1 मार्क्स में आ सकता है कि इसके नाइक्रोम किसका एलॉय है, तो आपको ये याद होना चाहिए। और उसके अलावा अब आप ये ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ। आप देखिए इधर साइड में पोटेंशियल डिफरेंस है और नीचे साइड में करंट है। आप देख रहे हैं जब करंट 0.1 था तो पोटेंशियल डिफरेंस 0.4 था। अब जब करंट बढ़ा 0.2 हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ करके 0.8 हो गया। फिर जब करंट बढ़ के 0.3 हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ करके 1.2 हो गया। यानी इससे एक समझ में आ रहा है कि अगर करंट बढ़ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है, और अगर करंट घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा। इस ग्राफ से हमें ये समझ में आ रहा है, क्योंकि इस ग्राफ में V और करंट की बात की गई है। करंट को हम I से डिनोट भी करते हैं, ठीक है। ये जो A लगा रखा है मैंने करंट के आगे, इसका मतलब एम्पियर है। ये ऐसा ही यूनिट है करंट की दरअसल, बट करंट को हम I से डिनोट करते हैं। अच्छा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी वोल्टेज, उसका ऐसा यूनिट भी V है और उसको हम डिनोट भी V से ही करते हैं, और करंट को करते हैं हम I से डिनोट, ठीक है। ये तो उसका ऐसा यूनिट हो गया। तो हम इसको VI ग्राफ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है द VI ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन दैट पास थ्रू द ऑरिजिन ऑफ द ग्राफ। तो ये VI ग्राफ है। एग्जाम में अगर बनाने के लिए आए तो आप बना देना। और अगर पूछता है क्वेश्चन कि VI ग्राफ हमें क्या बताता है, तो VI ग्राफ हमें ये बताता है कि जब भी करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, और जब भी करंट घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा। यानी ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ये दोनों ही एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं कि अगर वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, वो घटेगा तो ये भी घटेगा। ओके, यही लिखा है इसमें कि जो V ग्राफ है, अ स्ट्रेट लाइन प्लॉट शोज दैट अ करंट थ्रू अ वायर इंक्रीज, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज आल्सो इंक्रीज। ओके, तो इसको VI ग्राफ भी हम बोल सकते हैं। VI इज अ कांस्टेंट रेशियो। अब ये जो है, ये जो वर्ड लिखा पड़ा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओम्स लॉ आपके फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फाइनल टर्म या UT क्लास टेस्ट, उसमें क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा 100%। मान लीजिए आप कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता, सॉरी ओम्स लॉ क्या होता है। अरे जो आपको मैंने पढ़ाया ना V और I ग्राफ वाला, वही होता है। V और I ग्राफ क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अगर करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, और अगर करंट घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा। वो ये आपका ओम्स लॉ बोलता है। पढ़ते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी जो करंट है और पोटेंशियल डिफरेंस है, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, जो मैंने आपको बताया था। बस एक बात का ध्यान रखना है, प्रोवाइड इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम। टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर जो गर्मी है तो गर्मी रहनी चाहिए, सर्दियाँ सर्दी रहनी चाहिए, मतलब मोस्टली टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत चेंज हो टेम्परेचर तो चलेगा। 40 डिग्री था 38 हो गया या 43 हो गया चलेगा, लेकिन ये नहीं कि 40 डिग्री टेम्परेचर था 90 डिग्री हो गया एकदम, नहीं। तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर चेंज होगा चलेगा, लेकिन मोस्टली टेम्परेचर जो है वो सेम रहना चाहिए, तभी ओम्स लॉ लगेगा, तभी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो पाएगा। ऑलराइट, तो ये हमारा ओम्स लॉ है, आपको इसे रटना ही पड़ेगा। और उसके अलावा ये फॉर्मूले हैं ओम्स लॉ के जो लिखे पड़े हैं। VR बराबर में V/I, V बराबर IR। R देखो, V माने तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, I माने आपको पता है करंट होता है। अब यहाँ और ये जो साइन बना पड़ा है क्रॉस सा, इस साइन का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब ये R जो है, R का मतलब क्या है, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब होता है बिजली को रोकने की क्षमता। देखिए जितने भी कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर माने जिनमें लाइट चल सकती है, चाहे वो तांबे का तार हो, चाहे वो सिल्वर का तार हो, चाहे वो किसी का भी तार हो, तो उनके अंदर रेसिस्टेंस होता है। उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी माने खासियत, ठीक है। तो हर तरह के कंडक्टर में एक प्रॉपर्टी होती है कॉमन, जिसे बोलते हैं रेसिस्टेंस, बिजली को रोकने की ताकत। बट किसी में ज़्यादा होती है तो किसी में कम होती है। जैसे अगर हम बात करें प्लास्टिक, तो प्लास्टिक में रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें लाइट आती ही नहीं है बिल्कुल भी। तांबा में भी रेसिस्टेंस बहुत कम होता है,
इसलिए तांबे में लाइट अच्छे से आ जाती है, क्योंकि तांबे में रेसिस्टेंस कम होता है। रेसिस्टेंस का मतलब होता है बिजली को रोकने की क्षमता, यानी तांबे का तार बिजली को बहुत कम रोकता है, ना के बराबर, इसलिए बिजली उसमें से आसानी से फ्लो कर लेती है। सिल्वर में भी, सिल्वर के तार में भी रेसिस्टेंस जो होता है वो बहुत कम होता है, यानी बिजली को रोकने की क्षमता सिल्वर के तार में भी बहुत कम होती है, बिजली को वो नहीं रोक पाता, इसलिए बिजली उसमें से भी अच्छे से फ्लो कर लेती है। ठीक है, तो ये सब बातें हमने पढ़ी। और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन ये रही, इट इज़ अ प्रॉपर्टी माने खासियत ऑफ अ कंडक्टर टू रेसिस्ट माने रोकना, द फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब वही बिजली को रोकने की जो खासियत होती है, जो क्षमता होती है, उसी को बोलते हैं रेसिस्टेंस। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो ओम्स होता है। ऐसा यूनिट यानी कि इसके पीछे लगता है, जैसे मान लो कहीं पर अगर क्वेश्चन में लिखा है 20 ओम 40 ओम, तो समझ जाना वो रेसिस्टेंस दिया हुआ है आपको। ओके, तो फिर अब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे आगे। इन 1827 एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने दुनिया को ये ओम्स लॉ दिया था, इसलिए इसका नाम ओम्स लॉ पड़ गया है। ठीक है, और ये ओम्स जो है वो एक ग्रीक लेटर का वर्ड है, ओम जो है। और उसके बाद में करंट जो होता है वो रेसिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि करंट जो है वो वोल्टेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये रेसिस्टेंस से बात कर रहा है इस बार करंट की, कि अगर करंट ज़्यादा तभी हो सकता है जब रेसिस्टेंस कम हो। जैसे आपने देखा तांबे के तार में क्या होता है कि रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, लाइट को रोकने की क्षमता तांबे के तार में बहुत कम होती है, रेसिस्टेंस कम होता है, इसलिए उसमें करंट तेज़ी से बढ़ता है। उल्टा हो रहा है ना, रेसिस्टेंस कम है तो करंट तेज होगा। और अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा हुआ, जैसे प्लास्टिक के तार में प्लास्टिक के सामानों में रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो लाइट उसमें से फ्लो नहीं कर पाती है, क्योंकि वो लाइट को रोक लेते हैं, जिस वजह से करंट फ्लो नहीं हो पाता। तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम, और रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा। इस तरह के रिलेशन को हम बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो 3rd के लिए वेट करें, लाइक कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय।